गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ रहे हैं काव्यखंड चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका। इसके जो कवि हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल और ये चैप्टर है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों में से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना पंख और पतवार है मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे किदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं और उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किसके सम्मानित किया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जहाँ जहाँ मेरी बुक में अंडरलाइन है, आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के कवि हैं और जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। उनके काव्य में संगीतात्मकता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग मीन्स प्रेम होता है। तो कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। वह चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज से आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की इस रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों से भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर में। इस चैप्टर में चंद्रग्रहण से लौटती बेर, बेर मतलब समय। तो चंद्रग्रहण नामक स्थान से कवि लौट रहे हैं और लौटते समय का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। जब वे लौट रहे हैं तब उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगता है उस समय का वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। देखिए कविता है। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिल कर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब कवि जो है चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? देख आया चंद्रग्रहण, मैं चंद्रग्रहण देख कर आया हूँ और दृश्य अब मैं कहाँ हूँ? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और मैं जो है खेत के मेड़ पर अकेले बैठा हुआ हूँ, एक बीते के बराबर। और वो जो खेत है, खेत की मेड़ पर कवि बैठे हुए हैं और उस खेत में जो है कहीं का है, चने का है और उस चने के खेत के बारे में भी बता रहे हैं कि एक बीते के बराबर यह चना, ये जो चना है वो ठिंगना मतलब छोटा सा और एक बीते के बराबर दिखाई दे रहा है। ये जो चना है वो एक बीते के बराबर है। बांधे मुरैठा शीश पर, ऐसा लगता है जैसे कि मुरैठे पर, जैसे सिर पर मुरैठा बांधे हुए हो, ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति जो है सिर पर मुरैठा बांधे हो। छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है और उसके ऊपर जो है गुलाबी फूल की जो है कलगी सजी हुई है और पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, उसी के पास में अलसी का खेत है और उस अलसी के खेत को देखते हुए कवि कहते हैं कि अलसी के खेत को, अलसी के पौधे को कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि कोई अलसी जो है हट करके हटीली अलसी जो है वो खड़ी हुई है। देह की पतली कमर की है लचीली, उसकी जो देह है वो पतली है और वह कमर की लचीली है और उसकी कमर जो है लचीली है। एक औरत के रूप में उस अलसी के पेड़ को देख रहे हैं और वो कहते हैं कि देख वो पतली है, उसकी कमर लचीली है।
नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर ऐसा लगता है जैसे कि उसके नीले फूल खिले हुए हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि फूल को सिर पर चढ़ाए हुए हैं। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कर रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब कवि जो है चने को एक व्यक्ति का रूप दे रहे थे, चने के पेड़ को, और अलसी के पेड़ को एक लड़की का रूप दे रहे हैं, और वे कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि अलसी के पौधे जो है वो ऐसे कह रहे हैं कि जो छुएगा इसे मैं उसी को हृदय का दान दूंगी, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की से कुछ मत पूछो वह अब सबसे सयानी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, जो पीले पीले फूल के सरसों के खेत में खिले हुए हैं, वो फूल जो है उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने हाथ अपने पीले कर लिए हों और ब्याह मंडप में वह जा रही हो। फाग गाता मास फागुन, और फागुन का महीना है और वह फागुन के गीत गा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि फागुन के गीत गाते हुए फागुन का महीना आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, मुझे लगता है जैसे कि स्वयंवर हो रहा हो और मैं उसे देख रहा हूँ। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, इस निर्जन स्थान में। ऐसा लगता है जैसे कि विजन मतलब निर्जन स्थान, तो ऐसा लगता है जैसे कि निर्जन स्थान में प्रकृति का जो प्रेम अंचल मतलब स्थान, प्रकृति के प्रेम का स्थान हिल रहा हो। दूर व्यापारिक नगर से, और वहाँ से जो गांव है वो बहुत दूर है, व्यापारिक नगर से मतलब नगर जो है दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यहाँ की प्रेम की भूमि है, ये जो भूमि है वो कैसी है, प्रेम से परिपूर्ण है और उपजाऊ भूमि है। और भूमि के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है, और पैरों के तले है एक पोखर, और कवि के पैरों के नीचे एक तालाब है। पोखर मतलब तालाब, तो उनके पैरों के नीचे एक तालाब है, उसका वर्णन कर रहे हैं। उठ रही उसमें लहरियाँ, उसमें लहर उठ रही है। नीले तल में जो उगी है घास भूरी, और जो जहाँ पर पानी नहीं है उनके तल में क्या है, घास जो है उगी हुई है। जमीन में समतल स्थान पर घास भूरी घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, और जो हवा के झोंकों से वह भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, वहीं पास में ही एक खंभा है जो कि चांदी के समान लग रहा है। आपको है चमकाता, और वह चांदी सा खंभा आपको चमका रहा, चकाचौंध कर रहा है। कई पत्थर किनारे, और वहीं आसपास पर कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वे चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। ऐसा लगता है कि प्यास कब बुझेगी, जाने कब प्यास बुझेगी, और चुप खड़ा बगुला वहीं पर पास में चुपचाप बगुला खड़ा हुआ है, ध्यान में मग्न है और अपनी टांग जल में डुबोए हुए है। देखते ही मीन चंचल, और वह जैसे ही मीन को मतलब मछली को देख लेता है वह तो ऐसा लगता है जैसे कि वह ध्यान निद्रा से को त्याग कर, ध्यान निद्रा को छोड़कर वह चलायमान हो जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।